सभी का केवीएम डिजिटल क्लास में स्वागत। आज हम जल संसाधन अध्याय 8 सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 में जल संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। जल संरक्षण क्या होता है कि किसी स्थान पर वर्षा जल का, यानी जैसे मानसून आता है, वर्षा होता है, वर्षा होने यानी किसी स्थान पर वर्षा जल का उचित प्रबंधन कर संग्रहण यानी इकट्ठा करना ही उस स्थान का जल संरक्षण है, ताकि मानसून के अतिरिक्त जो समय होता है उस समय उस जल का उपयोग किया जाए, तो उसे हम जल संरक्षण कहते हैं। यानी किसी स्थान पर वर्षा जल का उचित प्रबंधन कर उसे इकट्ठा करना उस जल संरक्षण है। ये जल संरक्षण मानसून के अतिरिक्त जो समय होता है वहां पर इस जल का उपयोग किया जाता है। अब देखो, कोटिली का नाम चाणक्य विष्णुगुप्त भी मिलता है, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र। जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया। अब देखो, यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि प्रश्न 1 नंबर का अध्याय पहले से पूछा जाएगा कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो पहले अध्याय में कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का क्या करवाया था? निर्माण कराया। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का क्या कराया था? निर्माण कराया। तथा दक्षिणी भारत में चालुक्य शासकों के द्वारा विभिन्न एनीकटों जो जल को इकट्ठा करने का साधन है तथा बांधों का एवं नहरों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अब यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू होता है कि राजस्थान में परंपरागत जल स्रोतों के विभिन्न रूप। यहाँ पर केवल पूछा जा सकता है 2 नंबर का प्रश्न कि राजस्थान में परंपरागत जल स्रोतों के नाम लिखो, कोई 4, तो आप लिखो सकते हो बावड़ी, टांका, तालाब, जोहड़ इत्यादि। यानी इत्यादि लिखने के अलावा होते हैं कि इसके अलावा भी है। तो पहला हम ले रहे हैं परंपरागत जल स्रोतों के बारे में, जिसमें आपको पता 2018 में पूछा गया था टांका क्या है? क्या पूछा गया था? टांका क्या है? टांका क्या है पूछा गया था। तो इस बार 2021 में कि बावड़ी क्या है, बावड़ी प्रकाश डालिए, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो बावड़ी क्या है, बावड़ी पर प्रकाश डालिए। तो आपने देखा होगा कि जैसलमेर में कि पोगड़ में बाबा राम सापेर की बावड़ी है, तो वहां पर भी देख सकते हैं कि बावड़ी का निर्माण किस प्रकार हुआ था। तो बावड़ी चतुष्कोणीय, यानी बावड़ी के 4 कॉर्नर हो सकते हैं। कितने कॉर्नर हो सकते हैं? 4। और कुछ बावड़ियां गोल होती हैं, कुछ वर्तुल आकार की होती है। आकार में निर्मित जल स्रोत है, अर्थात बावड़ी जो है चतुष्कोणीय, गोल, वर्तुल आकार में जल स्रोत है, यानी जल को इकट्ठा करने का क्या है? साधन है। अब देखो, बावड़ी के प्रवेश मार्ग, जहां से बावड़ी का प्रवेश मार्ग शुरुआत होती है, वहां से मध्य मार्ग तक ईंटों व पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। यानी बावड़ी के शुरुआत से लगाकर मध्य तक ईंटों व पत्थरों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और इसके आगे ये मान लो ये प्रवेश है और ये मध्य भाग के बाद खुला क्या होता है? आंगन होता है।
इसके आगे आंगननुमा क्या होता है, भाग होता है। और आंगननुमा भाग तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती है, और सीढ़ियों के दोनों किनारे, मान लो ये सीढ़ियां हैं तो दोनों किनारे मेहराब बने होते हैं या कलात्मक झरोखे लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, कलात्मक झरोखे लगे होते हैं। तो यहाँ तक ये है कि चतुष्कोणीय गोल वर्तुल आकार में निर्मित बावड़ी एक जल स्रोत है जिसके प्रवेश मार्ग से मध्य मार्ग तक ईंटों व पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, और इसके आगे आंगननुमा क्या होता है, भाग होता है, और इस भाग तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती है, और सीढ़ियों पर कलात्मक मेहराब व झरोखे होते हैं। अब कहता है कि बूंदी शहर को आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हो कि बूंदी शहर को बावड़ियों की अधिकता, यानी बूंदी शहर के राजस्थान में बावड़ियां अधिक है, इस कारण उसको बूंदी शहर को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। बूंदी शहर को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां पर बावड़ियां क्या है, अधिक है। और कुछ उदाहरण आप दे सकते हो कि जोधपुर में तापी बावड़ी, दौसा में भंडारेज व आपानेर की बावड़ी है, चित्तौड़गढ़ की विनाता बावड़ी। आपको भी दो उदाहरण याद कर रख दो कि जोधपुर की तापी बावड़ी, दौसा की भंडारेज व आपानेर की चांद बावड़ी, चित्तौड़गढ़ की विनाता बावड़ी। ये मोस्ट पर है कि बावड़ी क्या है, ये प्रश्न आ सकता है 2021 में, इसलिए ये प्रश्न मोस्ट है। तो बावड़ी वापस देख लो, चतुर्कोणीय गोल वर्तुल आकार में निर्मित होती है, जल स्रोत है, ईंटों व पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, इसके आंगननुमा भाग तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती है, सीढ़ियों पर मेहराब व क्या होते हैं, झरोखे होते हैं। अब दूसरा आपने देखा होगा, क्योंकि हम अधिकांश ग्रामीण इलाके से आते हैं और शहरों में भी दोनों जगह तालाब बने होते हैं। तालाब परंपरागत जल स्रोत है, तो तालाब में वर्षा के जल को, तालाब में वर्षा के जल को पशुधन व मानव के पेयजल के लिए, यानी मनुष्य और पशु के पेयजल के लिए इसमें जल को इकट्ठा किया जाता है। और इसका निर्माण जो होता है वो ढालू भाग है, ढलान की पहाड़ी, ताकि पहाड़ी इलाके से पानी जो होता है, मान लो ये पहाड़ है तो यहाँ तालाब का निर्माण किया जाता है, तो ढालू भाग में जहाँ से पानी इकट्ठा किया जा सके। तो तालाब में वर्षा जल को पशुधन व मानव के पेयजल के लिए एकत्रित किया जाता है। इसका निर्माण ढालू भाग के समीप, जहाँ पर ढलान होती है वहाँ पर इस तालाब का निर्माण किया जा सकता है। और जैसे उदाहरण, पाली में हेमाबास तालाब, भीलवाड़ा में सरेरी व मेजाबान तालाब, चित्तौड़गढ़ में बानकिया व सेनापानी तालाब, अब जैसलमेर में गड़ीसर व गजरूप सागर तालाब आदि क्या है, प्रसिद्ध है। आपको ऐसे नहीं कि जो हमारे किताब में नहीं है, कोर्स में नहीं है, हमारे गांव में पड़े हैं तालाब, उन तालाबों को बारे में उदाहरण के रूप में नहीं लिखना है, वही तालाब लिखना है जो आपके पाठ्यक्रम में है। जैसे पाली में हेमावास तालाब, भीलवाड़ा में सरेरी व मेजब तालाब, चित्तौड़गढ़ में बानकिया व सेनापानी तालाब, जैसलमेर में गड़ीसर व गजरूप सागर तालाब क्या है, प्रसिद्ध है। अब अगला जो हमारा नंबर 3 परंपरागत जल स्रोत है वो है झील। झील जो राज्य में बहते हुए जल को, जब नदी बहती है उस जल को, बहते हुए जल को इकट्ठा करने, क्योंकि नदियां जो पर्वत से निकलती है अंत में समुद्र में जाकर क्या होती है, गिर जाती है। इस कारण झीलें जो राज्य में बहते हुए जल का संरक्षण करने का सर्वाधिक प्राचीन स्रोत है। इसका निर्माण प्राचीन काल में राजाओं ने, साहूकारों ने एवं बंजारों के द्वारा किया जाता है। यानी झीलें जो है राज्य में बहते हुए जल को इकट्ठा करने का प्राचीनतम स्रोत है, और इसका निर्माण राजाओं ने, साहूकारों ने एवं बंजारों के द्वारा किया गया। ये पेयजल व सिंचाई के क्या है, साधन है।
ये पेयजल व सिंचाई के क्या है, साधन है, तथा आर्थिक व सामाजिक विकास में क्या रही है, सहायक रही है। क्योंकि इसमें समाज का और आर्थिक, कुछ लोग जो खुदाई वगैरह करते हैं उनको क्या होता है, आर्थिक लाभ भी होता है और सामाजिक विकास, अपने तो भाईचारे बंधुत्व की भावना का भी इसमें क्या होता है, विकास होता है। जैसे आपने देखा होगा, अभी हमें झीलें प्रसिद्ध कहाँ की है आप देख सकते हो, जैसे अजमेर में आना सागर झील, ताल छापर चूरू में झील है, उदयपुर में पिछोला व फतेह सागर झील, जालौर में बागनी बांध, टोंक में टोरडी सागर और पालिका सरदार समंद, बूंदी के नवलगढ़ झील, राजसमंद की नौचौकी झील, ये आपके लिए कोर्स में महत्वपूर्ण है। राजसमंद झील क्योंकि इसके बारे में अलग से भी आपकी किताब में वर्णन दिया गया। तो झील है बहते हुए जल को इकट्ठा करने का महत्वपूर्ण क्या है, स्रोत है, और इसका राजाओं ने महाराजाओं ने इसका क्या किया था, निर्माण किया था। अब आ जाता है कि राजसमंद झील जो हमारे कोर्स में पर्टिकुलर एक अलग से दी हुई है, तो इसके बारे में भी हमारे को अध्ययन करना चाहिए। अन्य झीलों के बारे में अलग से नहीं दिया गया है, हम पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो राजसमंद जो झील है, ये राजसमंद जिले में कहाँ पर है, सबसे पहले हमारी बात है कि राजसमंद जो झील है राजसमंद जिले में संबंधित। तो इसका उद्देश्य क्यों बनाई गई थी, वर्षा जल का संरक्षण करने के लिए, यानी वर्षा जल जो नदियों के माध्यम से जो जल बहता है, वैसे झीलें जो बहते हुए जल को इकट्ठा करने का स्रोत है। तो वर्षा जो जल को इकट्ठा करने, वर्षा जल का संरक्षण करने के उद्देश्य से राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया। किसने करवाया था, राणा राज सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, राणा राज सिंह के द्वारा करवाया था। प्रकृति की अनुकंपा को सेजते राजसमंद झील की पाल की 9 चौकियां और इस पर बनी छतड़ियां, स्तंभ, तोरणदार पर की गई मूर्तिकला व नक्काशी यानी उसकी खुदाई को देखकर, जैसे हम वहाँ पर जाते हैं राजसमंद झील को देखने, तो हमारे मन में सोते ही दिलवाड़ा के जैन मंदिरों की याद आ जाती। ऐसा प्रतीत होता है कि हम उनके दिलवाड़ा के जैन मंदिर में आ गए। तो क्योंकि उसकी रूपरेखा, मूर्तिकला, नक्काशी, उन पर लगी हुई छतड़ियाँ, स्तंभ, मेहराब, उनको देखकर ऐसा ही प्रतीत होता है कि हम दिलवाड़ा के जैन मंदिर में आ गए। अब अगर देखा होगा, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है नाड़ी। नाड़ी कौन सा है, नाड़ी। नाड़ी जो होता है, आपने देखा होगा ग्रामीण इलाकों में तालाब जो होता है परंपरागत जल स्रोत का बड़ा रूप होता है, और जो तालाब का जो छोटा रूप होता है वो क्या होती है, नाड़ी होती है। क्या होती है, नाड़ी होती है, नाड़ी। तो सामान्यतः तालाब का छोटा रूप होता है जो पश्चिमी राजस्थान में, कहाँ पर, पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश पाई जाती है। तो नाड़ी जो है सामान्यतः तालाब का छोटा रूप होता है जो पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश पाई जाती है। नाड़ी जो होती है रेतीली भागों में, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में, यानी मैंने यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है, देख लोगे पश्चिमी राजस्थान, तो पश्चिमी राजस्थान में क्या मरुस्थली भाग है, तो यहाँ पर मरुस्थली में रेतीली रेत ज़्यादा है। तो रेतीले भागों में जैसे आप पानी डालोगे तो वर्षा पानी ज़्यादा देर नहीं रहता है, इस कारण वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए 4 से 5 मीटर गहरी होती है, 4 से 5 मीटर गहरी नाली होती है। इसमें आकार छोटा होता है क्योंकि ज़्यादा नहीं है, 4 से 5 मीटर ही है, छोटा आकार है, गहराई कम होती है, और वर्षा जल के साथ साथ कभी आपने देखा होगा पानी के साथ साथ क्या आती है, रेत भी आ जाती है। तो मिट्टी आने के कारण इसमें जो पानी जो इकट्ठा होता है वो थोड़े समय के लिए ही इकट्ठा होता है। तो नाड़ी वापस देख लो, नाड़ी जो होती है, नाड़ी तालाब का सामान्य रूप से छोटा रूप होता है। इसमें ये कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, और नाड़ी रेतीले भागों में यानी पश्चिमी मरुस्थली भागों में
में वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए बनाई जाती है। ये 4 से 5 मीटर गहरी होती है। इसका आकार छोटा होता है, बड़ी, क्योंकि तालाब का छोटी है तो इसका आकार भी क्या होगा, छोटा है। गहराई हमने पहले बताया 4 से 5 मीटर है, तो गहराई कम होती है। और तथा वर्षा जल के साथ आने वाली मिट्टी आती है, इस कारण इसमें जल जो इकट्ठा होता है वो कुछ समय के लिए इकट्ठा होता है। अब टॉपिक जो है ये आया था 2018 में, इस चीज़ का ध्यान रखें। और इस पार्ट में 2020 में प्रश्न क्या आया था, 2020 में प्रश्न आया था कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित किन्हीं 4 योजनाओं के नाम लिखे। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि कौन सा प्रश्न किस समय आया, उसी अनुरूप में अगले साल भी आएगा। तो इसमें टांका आया था, टांके के बारे में आप सभी जानकार हैं, क्योंकि टांका अमूमन वर्तमान समय में प्रत्येक घर में उपलब्ध रहता है। तो पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण का क्या है, स्रोत है, जो प्रत्येक घर में, जो किस है ना, प्रत्येक घर में और खेत में, क्योंकि जो लोग गांव में ग्रामीण लेते हैं वो खेती करते हैं, तो खेत में भी बनाया जाता है कि पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण का स्रोत है, जो प्रत्येक घर या खेत में 5 से 6 मीटर, क्योंकि इससे ज़्यादा टांका नहीं होता, फिर बेरी का रूप हो जाता है, तो 5 से 6 मीटर गहरा खड्डा खोदकर बनाया जाता है। और टांके के ऊपरी भागों को आपने देखा होगा, क्योंकि घर में बनाया जाता है इसलिए उसको ढक देते हैं, टांके के ऊपरी भाग को ढक दिया जाता है। ये अंतर है, थोड़ा मैं बताऊंगा अभी जोहड़ में, क्योंकि उसमें इसमें अंतर होगा। इसमें घरों की छत या आगोर, इन घरों के छत का या जो खेतों में होता है उसके आगोर से पानी आता है। और इसके आंतरिक भाग में जो अंदर भाग होता है, जिनके घरों में मान लो सीमेंट बजरी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो जो लकड़ी जलाते उसकी जो राख होते हैं उसे टांके के अंदर वाले भाग को लेप कर दिया जाता है, या बजरी या सीमेंट से लेप दिया जाता है। तो टांके के बारे में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में जल स्रोत का क्या है, साधन है, जो प्रत्येक घर में अमूमन या खेत में पाया जाता है। 5 से 6 मीटर गहरा खड्डा खोदकर बनाया जाता है, टांके के ऊपरी भाग को ढक दिया जाता है, और टांके में जो पानी आता है घरों में जो होता है, जो छत का आता है और जो खेतों में होता है आगोर से आता है, और इसके आंतरिक भाग को राख या बजरी के लेप से ढक दिया जाता है। अगला है जोहड़। अगला कौन सा है, जोहड़। तो अब मैंने देखा कि टांके के जस्ट अगला जो है जोहड़ है। तो ये सामान्यतः दिखने में एक जैसा लगेगा, किसके समान, टांके के समान ही होता है। जोहड़ जो होता है सामान्यतः टांके के समान होता है। ये शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र कौन सा है, चूरू जुन्नू शिखर, तथा हरियाणा में वर्षा जल संरक्षण का क्या है, साधन है। सामान्यतः जोहड़ जो है टांके के समान होता है। ये शेखावटी तथा हरियाणा में वर्षा जल संरक्षण का क्या है, साधन है। इसका ऊपरी भाग टांके से क्या होता है, बड़ा होता है। टांके का ऊपरी भाग थोड़ा छोटा होता है तथा ये टांके से बड़ा होता है। ये गोलाकार होता है, टांका चौकोर भी हो सकता है, टांका गोल भी होता है, और आपने देखा हो कुछ टांके क्या होते हैं, चौकोर भी होते हैं, लेकिन जोहड़ जो होता है वो क्या होता है, गोलाकार ही होता है। ये गोलाकार होता है और खुला होता है। टांके के ऊपरी भाग को हम ढक देते हैं, लेकिन जोहड़ को ऊपर से खुला रखा जाता है। जोहड़ मानव तथा पशुओं के पेयजल का उत्तम क्या है, स्रोत है। अब अगली आती है बेरी। तो बेरी या छोटी कुई, मैंने एक चीज टांके बताते हैं कि 5 से 6 मीटर टांके को खोदा जाता है। अगर ज्यादा खोदे तो क्या हो जाता है, तो बेरी का रूप ले ले। छोटी कुई यानी बेरी होती है, बहुत बड़ी होती है, उससे छोटी कुएं से छोटी, उसको हम बेरी का रूप कहते हैं। कुआं लेकर बेरी कही या छोटी कुई कह सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान में जल एकत्रित करने के लिए
मानव निर्मित, मनुष्य के द्वारा निर्मित क्या है, संरचना है। पश्चिमी राजस्थान में जल एकत्रित करने के लिए मानव निर्मित संरचना है, जो 5 से 6 मीटर गहरा खड्डा खोदकर बनाई जाती है। यह अधिकांश जैसलमेर व बाड़मेर में, अधिकांश कहाँ बनाई जाती है, बाड़मेर व जैसलमेर में, बाड़मेर व जैसलमेर में अधिकांश से पाई जाती है। अगला हमारा टॉपिक रहेगा खड़ीन। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है खड़ीन। खड़ीन के बारे में पूछा जाएगा, खड़ीन क्या है, प्रकाश डालिए। खड़ीन जैसलमेर में मध्यकाल में, देखो इतिहास को 3 कालों में, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल में बांटा गया है। तो खड़ीन जैसलमेर में, पर्टिकुलर जैसलमेर ध्यान रखना, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण तथा प्रबंधन की एक नई क्या है, तकनीक है, जो कृषि व पेयजल के लिए सर्वाधिक क्या है, उपयोगी। जो खड़ीन है मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जैसलमेर में जल संरक्षण तथा प्रबंधन के लिए अपनाई गई एक नवीन तकनीक है, जो कृषि व पेयजल के लिए सर्वाधिक क्या है, उपयोगी है। तो इसमें क्या होता है कि पहाड़ी भागों में वर्षा काल में बहते हुए जल को ढालू भागों में कच्ची अथवा पक्की दीवार बनाकर जल को रोका जाता है। यानी जहाँ पर खड़ीन होता है वहाँ पर, जैसे मान लो ये पहाड़ पर्वत है, तो यहाँ से जो पानी आएगा उस पानी को खड़ीन के पास पक्की या कच्ची दीवार बनाकर बहते हुए जल को खड़ीन में रोका जाता है। तो ये पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण क्या है, विधि है। अगला जो हमारा है जल स्वावलंबन, ये प्रश्न पूछा जाता है, जल स्वावलंबन क्या है, जल स्वावलंबन का लक्ष्य क्या है, जल स्वावलंबन की अवधि क्या है, जल स्वावलंबन है क्या, ऐसा प्रश्न आता है। तो जल स्वावलंबन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर, यानी नीचे के स्तर पर जल का उचित प्रबंधन करना। जल स्वावलंबन का उद्देश्य है स्थानीय स्तर पर जल का उचित या समुचित प्रबंधन करना। जल स्वावलंबन का लक्ष्य है जो परंपरागत जो जल स्रोत है, अभी हमने पढ़े जैसे टांका, बावड़ी, तालाब वगैरह ही, तो परंपरागत जल स्रोतों का स्थानीय स्तर पर पुनर्विकास करके उन्हें सिंचाई तथा अन्य कामों में क्या लेना, उपयोग लेना। जल स्वावलंबन का लक्ष्य है कि परंपरागत जो जल स्रोत है उनका स्थानीय स्तर पर पुनर्विकास कर उनको सिंचाई व अन्य कार्यों में क्या लेना, उपयोग लेना। आपने देखा होगा वर्तमान समय में कुओं का, तालाबों का, नाड़ी, बावड़ी, इनका उपयोग निरंतर घट रहा है, इनका उपयोग वर्तमान में कम लिया जा रहा है। तो वर्तमान में, और इसके अलावा लोग आपने देखा होगा ट्यूबवेल वगैरह ज़्यादा करवा रहे, तो भूमिगत जल स्तर में लगातार गिरावट आ रही। तो वर्तमान में भूमिगत गिरते जल स्तर, तरह पानी नीचे जा रहा है, क्योंकि समय पर मानसून नहीं आता है, वर्षा समय पर नहीं होती है या आवश्यकता से कम होती है। तो वर्तमान में भूमिगत जल स्तर व स्थानीय स्तर पर प्रचलित जल स्रोतों की क्या हो रही है, दुर्दशा हो रही है, क्योंकि उनको उपयोग में नहीं ले रहे हैं, इसकी देखभाल नहीं हो रही। वर्षा की कमी और जनसंख्या की बढ़ती मांग, यानी पानी कम हो रहा है, भूगर्भ जो जल है भूमि का वो निरंतर नीचे जा रहा है, वर्षा कम हो रही है, परंपरागत जो जल स्रोत है उनकी दुर्दशा हो रही है, उनको देखभाल नहीं हो रही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है। तो जनसंख्या बढ़ने के कारण जो जल की मांग है वो भी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तब भारत सरकार ने, किसने, भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान प्रारंभ किया। क्या किया, जल क्रांति अभियान। भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान प्रारंभ किया तथा राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम प्रारंभ किया। कि भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान और राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम क्या किया, प्रारंभ किया था।
अब आ जाता है कि क्योंकि हम राजस्थान की बात करते हैं कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना क्या है, ये ध्यान से देना, ये मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना क्या है, तो ये प्रश्न बन सकता है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना किसे कहते हैं। तो या उस पर टिप्पणी लिखो, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 27 जनवरी 2016 को प्रारंभ की गई। कब प्रारंभ की गई योजना? 27 जनवरी 2016 को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई। इसमें भूजल स्तर, जो भूमिगत जो जल स्तर है, उनमें क्या करनी? वृद्धि करनी। लेकिन वृद्धि के साथ साथ उसमें गुणवत्ता में सुधार लाना। केवल पानी को इकट्ठा नहीं करना, लेकिन उसमें गुणवत्ता में भी क्या करना? सुधार करने के साथ साथ प्राचीन जो जल स्रोत है, जैसे कुएं, तालाब, नाली जो लुप्त हो रहे जल संसाधनों को पुनर्जीवित करना, उनका वापस क्या करना? उपयोग करना। इस अभियान की अवधि 4 वर्ष है। इस अभियान की अवधि कितनी है? 4 वर्ष है, जिसमें राज्य सरकार विभिन्न विभागों में, जितने भी राजस्थान में, जैसे कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग, उनमें विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित कर 21,000 गांवों को क्या करना? लाभान्वित करना। 21,000 गांवों को क्या करना? लाभान्वित करना। वापिस इसको मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन को अच्छी तरह से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना इस बार ज़्यादा रहती है। तो इस योजना में, ये योजना कब चालू की, ये आपको ध्यान रखना कि 27 जनवरी 2016 को प्रारंभ की गई। इस योजना में जो भूमिगत जल स्तर में वृद्धि तो करना, लेकिन उसके साथ साथ उसमें गुणवत्ता में भी सुधार करना। गुणवत्ता में सुधार करते हुए प्राचीन जो जल स्रोत है, जैसे कुएं, तालाब, नाली तथा लुप्त हो रहे जल संसाधनों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। इस अभियान की अवधि कितनी रहेगी? 4 वर्ष रहेगी, जिसमें राज्य सरकार विभिन्न विभागों में तालमेल या सामंजस्य स्थापित कर 21,000 गांवों को लाभान्वित किया जाएगा। देखो विद्यार्थियों, सभी इधर देखो, हमने जल संसाधन जो अध्याय था, इसको हमने विस्तार से पढ़ा और ये पाठ यहीं पूर्ण हुआ। और इस जल संसाधन जो पाठ था, इसको इधर देखो, थोड़ा मैं और बता दूं कि जल संसाधन में आपको क्या ध्यान रखना। इसमें 1-2 नंबर का प्रश्न बोर्ड में आएगा। कितने नंबर का आएगा? 1-2 नंबर का। और 1 नंबर का इसमें क्या आएगा? मानचित्र आएगा। मानचित्र आएगा। और 1 नंबर का जो मानचित्र आएगा, जैसे कोई भी एक परियोजना आ सकती है या कोई भी स्थान, हीराकुंड बांध अभी आया था 2020, तो ऐसा कोई भी हीरा आए या बोकारो आए या कोई भी स्थान या परियोजना, चंबल घाटी परियोजना को दर्शाओ, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो आप सभी का अपूर्ण अध्ययन करना, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक, ये अध्याय पूर्ण